नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस एमपी में कास्ट पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से जैसे जैसे एमपी में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो राजनीतिक दल हैं अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी को और धारदार और तेज और मजबूत करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार अगर बात करें तो कास्ट पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अब हावी होती दिख रही है। चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो, छोटी छोटी जातियों को जिस तरह से पहले देखा गया कि जाति, अब लेकिन जिस तरह से उपजाति हैं कहीं ना कहीं उन्हीं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि कभी एक समय जिस तरह से जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, जो कुछ उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, जिस तरह से जो चीज़ें वहाँ पर रहीं, कुछ उसी दिशा में एमपी की पॉलिटिक्स, एमपी की जो राजनीति है अब बढ़ती हुई दिख रही है। जाहिर सी बात है इस बार का जो 2023 का जो इलेक्शन है उसमें कई तरह के समीकरण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जातिगत फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है। और एमपी में जो कास्ट पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं अब वो अन्य जो मुद्दे हैं उन पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। जिस तरह से छोटी जातियां हैं, समूह साधने में राजनीतिक दल लगे हुए हैं, जिस तरह से हम कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं एमपी में, एससी उपजातियों के बोर्ड अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा मिलेगा, ये भी इसमें है। ग्वालियर के अंबेडकर महाकुंभ में सीएम शिवराज ने तमाम सारे ऐलान किए। उस महाकुंभ में अनुसूचित जाति समाज की प्रमुख उपजातियों के अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे, जिस तरह से ऐलान किया गया है। उपजातियों के अध्यक्ष को मिलेगा मंत्री का दर्जा। तो पूरी तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश, समाज के बीच दौरा कर समस्याएं जानेंगे समाज के अध्यक्ष, ये जिम्मेदारी दी गई है। 8 लाख तक के आय वाले परिवारों के बच्चों की फीस जमा कराएगी सरकार, ये भी प्रावधान है। ग्वालियर में अंबेडकर धाम बनाने के लिए सिंधिया ने मांगी सरकारी जमीन। ये ऐसा अंचल है जहां इस वर्ग का सबसे ज्यादा हावी है। बाबा साहेब से जुड़े पंच तीर्थों की यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से कराई जाएगी। कांग्रेस भी कास्ट पॉलिटिक्स में पीछे नहीं है। जिस तरह से अभी बीजेपी की बात कर रहे थे, सरकार की बात कर रहे थे, कमलनाथ भी करेंगे जाति आयोगों का गठन, जिस तरह से ऐलान किया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया सेन आयोग के गठन का ऐलान। यह भी ऐलान किया गया है कि सरकार बनती है तो सेन आयोग का गठन होगा। बांधवगढ़ में सेन महाराज का स्मारक बनाया जाएगा, ये पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है। भोजपुरी समाज और अग्रवाल समाज को जमीन देने का पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया है। छोटे जातीय समूहों को साधने में जो राजनीतिक दल है, खासतौर पर सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस की बातें लगे हुए हैं। एससी उपजातियों के बोर्ड अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, जिस तरह से ऐलान है, सरकार का ऐलान है। ग्वालियर के अंबेडकर महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया है। अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख जातियों के अलग, जिस तरह से उपजातियों के अध्यक्ष को मिलेगा मंत्री का दर्जा, ये तमाम सारी चीजें हैं। और समाज के बीच दौरा कर तमाम जो सारी चीजें हैं उन पर जो फोकस है, जिस तरह से ऐलान किया गया है, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। तो 8 लाख तक के आय वाले जो 8 लाख तक के आय वाले जो मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी, मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग भागचंद्र उइके, जिस तरह से सीएम शिवराज ने बोर्ड के प्रमुख जो बनाए हैं, मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी रफत वारसी को बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए श्रम कल्याण मंडल की तो भगवान दास गोराने को बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए माटी कला बोर्ड की तो रामदयाल प्रजापति, हर वर्ग हर जाति उपजाति को साधने की पूरी कोशिश। बांस विकास प्राधिकरण घनश्याम प्रोनिया को बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मछुआ कल्याण बोर्ड तो सीताराम बौथम को बनाया गया है बोर्ड का अध्यक्ष। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय भारिया जनजाति विकास प्राधिकरण
दिनेश कुमार अंगारिया को बनाया गया है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से एमपी में जो कास्ट पॉलिटिक्स है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसके आखिर क्या मायने हैं। और एक नहीं, दोनों सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस। सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे। पहले परिचय उनका हम करा देते हैं, फिर अपने मेहमानों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दो मेहमान अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमित तांवरे जी कांग्रेस के युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही आशीष तिवारी जी बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता, वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। और इन दो मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। अमित तांवरे जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। और आशीष जी, आशीष तिवारी जी, युवा नेता बीजेपी के और प्रवक्ता, आशीष जी आपका स्वागत है। दोनों मेहमानों का मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा। अमित, आवाज मिल रही है बेहतर तरीके से आपको हमारी? चलिए, मैं जैसे ही आवाज आपकी मेरे और आपका हमारा बेहतर संवाद होता है, आशीष जी के पास सीधे चलूंगा। आशीष जी, क्या मान लिया जाए कि अब चुनाव का चुनाव का वक्त है, चुनाव की बेला है, और जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला, मायावती ने ये लागू किया था बीएसपी में, तो क्या वही फार्मूला एमपी में बीजेपी लागू कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी दूसरे राजनीतिक दल से सीखकर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री स्वमेव इन सब कामों को करने वाले हैं जो काम हमारे छूट गए हैं। हमने जब विकास यात्रा निकाली थी तो उस समय हमने ये तय किया था कि हमसे जो काम छूटेंगे, हमें लगेगा कि किसी वर्ग के उत्थान में कोई कमी रह गई है, तो उसकी पूर्ति हमें करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो कमजोर वर्ग थे, जिन्हें कमजोर वर्ग के रूप में जाना जाता था, उन सभी को मजबूत स्थापित करने के लिए यह प्रयास किया है कि बोर्ड बनाएंगे, आयोग बनाएंगे और उसमें उन वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। इसका फायदा ये होगा कि आज जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना थी अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास, वह परिकल्पना को पूर्ण करने का प्रयास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम प्रत्येक जाति वर्ग के बीच लेकिन आशीष जी ठीक है आशीष जी, लेकिन मैंने जो मेरा सवाल था इसी बात को लेकर था, क्योंकि अगर देखा जाए 2003 से लेकर 23 तक वो 1.5 साल छोड़ दिए जाएं, तो इस तरह की कवायद, इस तरह की कोशिश पहले नहीं की गई। ये पहला मौका है कि जिस तरह से जातिगत आधार पर अलग अलग समाज को लेकर बोर्ड का गठन किया जा रहा है, उनके उस वर्ग के जो नुमाइंदे हैं उनको वहां जिम्मेदारी दी जा रही है। तो क्या मान लिया जाए इस बार का जो मुकाबला है काफी टफ है और यही कारण है कि इस तरह से जाति उपजातियों को साधना पड़ रहा है? देखिए, चुनाव कोई भी कमजोर नहीं होता, चुनाव को चुनाव के तरह ही लड़ना पड़ता है, वो है एक अलग प्रक्रिया है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि यह जो काम हो रहा है, हम 18 वर्षों से लगातार कुछ नया करते आए। हमने तीर्थ दर्शन योजना बनाई, फिर तीर्थ दर्शन योजना में हमने अंबेडकर जी के उन 5 स्थानों को भी जोड़ने का प्रयास किया। तो ये जो हमारे काम है, ये काम जो हमारे लगातार चल रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। चलिए, कुछ अलग कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ा देता हूं। चलिए, अमित तांवरे जी हमारे साथ में है, अमित तांवरे जी हमारे साथ में हैं। अमित जी, जिस तरह से हम बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम कर रहे थे, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर है। मान लिया जाए कि जाति के नाम पर ही बेड़ा पार होगा? अमित जी, मध्य प्रदेश में जो इस बार चुनाव होगा वो बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होगा जी, क्योंकि अब जो चीजें 4 बार के मुख्यमंत्री जी को याद आ रही हैं, अब जब उनकी जमीन जो है पैर से जमीन, और जिन बच्चों को आज नौकरी की जरूरत है, आज उनको सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं। आज जिन महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, आज उनको वादे दिए जा रहे हैं। आज जिन आदिवासी हमारे भाई बहन हैं जो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ भाषण, वादे। जब अब 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और इस समय लगातार घोषणाएं करना, वादे करना, ये मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन सारी चीजें जानती है। और हम अपनी पार्टी की यदि बात करें
तो हम पूरे मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने चाहे सिलेंडर की बात की हो, तो वो सिलेंडर तो सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी जाति वर्ग को मिलेगा, सभी के लिए है। और ये विश्वास जो है, मुझे लगता है कि जहां पर भी कमलनाथ जी जा रहे हैं उनको ये जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और जो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मिल रही है कमलनाथ जी के प्रति लगातार अनर्गल बयानबाजी करके, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर 2023 का चुनाव जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप देखिए, ये कास्ट की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले इनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश प्रथम 5 पर क्यों है। इतना लंबा समय आपने शासन किया, जब आप सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, आज जब 6 महीने बचे हैं तो उस वर्ग के लिए आप झूठी कोरी घोषणाएं करते जा रहे हो। आप लगातार कर्जा लेते जा रहे हो, हर महीने आप कर्जा लेते जा रहे हो। ये कर्जा आखिर चुकाएगा कौन? ये तो हर वर्ग चुकाएगा। हर टैक्स जो हमारा जो मेहनत की कमाई है मध्य प्रदेश की जनता की, वो चुकाएगी। तो ये कुछ भी कर ले, कोई भी वादे कर ले। चलिए अमित, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में। रमेश जी, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका। और मेरा सीधा सा सवाल, जिस तरह से अब चुनावी जो बेला है, चुनाव का जो समर है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, हमने पहले भी इसका जिक्र अपने मेहमानों से किया कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग खासतौर पर बसपा ने शुरुआत की थी। क्या कुछ उसी ट्रैक पर एमपी जा रहा है रमेश जी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, राजनीति कहीं ना कहीं उसी पर जा रही है। ये जो जातीय वर्ग और उपवर्ग की राजनीति कहीं ना कहीं वो जो अंग्रेज स्थापित करके गए उसकी झलक हमको अपने संविधान में भी दिखती है, और जिस तरीके से चुनाव आरक्षण क्षेत्र हुए उसमें भी उसकी झलक दिखती है। फिर धीरे धीरे करके जातियों की बातचीत हुई, और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हर राज्य, पहले भाजपा वाले जाति पर बात नहीं करते थे, एक आध मानव दर्शन है दीनदयाल जी का, और कुल मिलाकर के वो सामाजिक समरसता की बात करते थे, एक स्वरूप की बात करते थे। लेकिन कुल मिलाकर के अब जिस तरीके से राजनीति आ रही है, भाजपा भी अब उसी लाइन पर चल रही है। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक रणनीति तो उनकी बहुत अच्छी है, इससे स्वाभाविक रूप से उनका वोट बढ़ेगा, और जो कहीं ना कहीं वर्ग विभाजन को लेकर के कुछ नुकसान हो रहा था उसकी पूर्ति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए ये बहुत राजनीतिक दलों को विचारणीय है, कांग्रेस को भी और भाजपा दोनों को भी। कहीं ना कहीं वोट तो ले लेंगे इस तरीके से जाति के आधार पर, लेकिन ये राष्ट्र की जो चिति है, राष्ट्र का जो स्वाभिमान है, उसका जो स्वत्व है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। आप मुझे बताइए, आज जातियों के नाम पर 7-8 हजार उन्होंने कर दी, जबकि इतनी जातियां तो है नहीं। मनुष्य जो एक जाति मनुष्य है, ऋग्वेद में एक जाति मनुष्य है। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी जो गुण और कर्म के आधार पर चलती थी, जन्म और जाति के नाम पर नहीं थी। लेकिन राजनीति जो अंग्रेज छोड़ के चले गए, क्या सर इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि अगर एमपी की राजनीति सियासत देखी जाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन ये पहला, या फिर सपा बसपा को थोड़ा जो अलग अलग क्षेत्र वहाँ छोड़ दिया जाए, लेकिन इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है, जैस की हम बात करें, ये जो छोटे छोटे दल एक हो रहे हैं, और खासतौर पर वो बेल्ट, मालवा निवाड़ का वो बेल्ट है कहीं ना कहीं जहां आदिवासी हैं, या फिर जिस तरह से अभी दलित महाकुंभ ग्वालियर अंचल में किया गया, क्या यही दोनों की चिंता है बीजेपी और कांग्रेस की कि जो छोटे दल है, कई संगठित जिस तरह से हो रहे हैं, अगर एक हो जाते हैं तो उनको उसका नुकसान होगा, और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस ने नई स्ट्रेटेजी बनाई है? नहीं, निश्चित रूप से आपने यही कहा कि छोटे छोटे दल एकत्र ना हो, इसी की रणनीति है। लेकिन ये दोनों बड़े राजनीतिक दल, भाजपा और कांग्रेस, इस बात पर अब विचार नहीं कर रहे हैं कि जन सामान्य अब जाति से ऊपर उठकर के काम कर रहा है। आप अगर देखिए कि 90 के आसपास के चुनाव में, 95-96 के आसपास के चुनाव में, वो मध्य प्रदेश हो, वो बिहार हो, वो उत्तर प्रदेश हो, जाति के आधार पर बसपा को कितने प्रतिशत वोट मिले थे, और समय के साथ बसपा कहां से मुक्ति चली जा रही है। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने 2-3 रीवा और सतना 2 चुनाव जीत लिए थे जाति के आधार पर, बिल्कुल जाति के आधार पर चुनाव लड़ा। लेकिन अब उनका वोट अगर कम हो रहा है और वोट भाजपा और कांग्रेस के खाते में जा रहा है, राष्ट्रीय दलों के खाते में जा रहा है, तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि आम जनता में जाति का विचार कम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी
अब राजनीतिक दल उसी पर चल रहे हैं। चलिए मैं आशीष जी से यही सवाल ले लेता हूं। आशीष जी, जिस फार्मूले की बात हो रही है, ये कभी फार्मूला रहा है और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीएसपी को खास तौर पर मिला है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह से जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसके विपरीत अब जा रही है। ऐसी कौन सी ऐसी चीज इस चुनाव में बीजेपी के सामने आ गई कि उसको इस ट्रैक पर जाना पड़ा कहीं ना कहीं? देखिए, विपरीत नहीं जा रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बात को समझाने का प्रयास करती जी और काम करती है। देश के प्रत्येक वर्ग जाति का विकास करना है और उसके लिए हम किसी भी स्थिति में काम करेंगे। तो वही जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण को तैयार करने के लिए, प्रत्येक वर्ग को मजबूत स्थापित करने के लिए, आपने देखा होगा, आपको ध्यान भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पिछले दिनों लगातार प्रत्येक समाज वर्ग के सम्मेलन की आयोजित किए, उनको बैठाला, कभी अधिवक्ताओं को बैठाला तो कभी सैन समाज को बैठाला, सबके साथ में उनने बैठकें की, सबके साथ में लगातार उनने संपर्क किया। तो जो एक प्रयास था हमारा कि हर वर्ग की समस्याएं निकल कर आए और उन समस्याओं के साथ हम काम करें ताकि आने वाले समय में उस वर्ग के पास समस्याएं ना हो, यह हमारा प्रयास था। और हमारा प्रयास ये भी है कि प्रत्येक जाति का नेतृत्व होना चाहिए। आज आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में है, तो हमने आजादी के समय जो विभिन्न वर्गों के लोगों ने जो, लेकिन ऐसे में तो वर्ग विभाजन हो गया ना आशीष जी, ऐसे में तो वर्ग विभाजन हो गया ना आशीष जी, ऐसे में तो वर्ग विभाजन हो गया ना। नहीं, वर्ग विभाजन नहीं हो रही है, बल्कि जो वर्ग छूट रहे थे, जिन वर्ग को मौका नहीं मिल पा रहा था, उन्हें मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए अमित जी, वही काम क्या कांग्रेस कर रही है? और मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से बीजेपी अलग अलग जातियों को लेकर, जाति नहीं उपजातियों पर भी फोकस है, और आपकी तरफ से आपके पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरह से भी कहा है, सैन समाज को लेकर कहा कि आयोग का गठन किया जाएगा, उस ट्रैक पर आप आ रहे हैं। क्या ये कॉपी है चुनाव के वक्त में कि जो बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस करे? देखिए, इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना होगा। कांग्रेस जो है वो 130 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है वो 30 साल के आसपास, 35 साल के आसपास है। तो कौन किससे सीख सकता है, ये तो इस बात से स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी देर कर दी, क्योंकि जब शिवराज जी को 4 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश की जनता ने जब बनाया, लगभग 18 साल के आसपास वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हर वर्ग ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उनको वोट दिया। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई है कि चुनाव में भारी जो है वो हार होने वाली है, तो ये लगातार प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको किसी ना किसी तरीके से लोग लुभावने भाषण देकर वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ये तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात। कांग्रेस की आप बात समझिए, कल मैं माननीय कमलनाथ जी के कार्यक्रम में था, भोजपुरी समाज का कार्यक्रम था राजधानी भोपाल में। तो वहां पर कमलनाथ जी पहुंचे और भोजपुरी समाज के हमारे जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं जो है वो माननीय कमलनाथ जी को बताई और उन्होंने आश्वासन दिया इस बात का कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सभी वर्ग और लोग जो हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनको एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। तो कमलनाथ जी से जो भी लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं, उसको वो निराकरण करने का पूरा आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं। चलिए रमेश जी, जिस तरह से अमित कह रहे हैं या जिस तरह से फिर आशीष की जो दलील है, क्या जिस तरह से दोनों ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस कह रही, कांग्रेस तो बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं इस ट्रैक पर थे, बीजेपी भी आपने पहले ही कहा कि बीजेपी की ये जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा कभी नहीं रही है, लेकिन दोनों इस विचारधारा पर आ रहे हैं, इस आइडियोलॉजी पर आ रहे हैं। किस रूप में अगर दोनों को देखा जाए, बीजेपी और कांग्रेस को, कि कांग्रेस कह रहे हैं बहुत पहले से इस पर थे, बीजेपी कह रही है कि अभी उसकी जो रणनीति है, किस तरह से दोनों के बीच में आप देखते हैं कि किसको नफा और नुकसान नजर आता है? देखिए, राजनीति में हमेशा एक दूसरे से की बातें ली जाती हैं, चाहे तो ये समझ ले कि उनसे मुकाबले के लिए उसी प्लेटफॉर्म पर जाना। जिस तरीके से मंदिर और भगवा रंग और जनेऊ और ये सब भाजपा
की पहचान या जैसे उसका काम था, तो अब कांग्रेस भी लगभग बोईवाली करने लगी। मुझे याद नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री निवास पर अगर पुराने समय में कोई जन्माष्टमी के कार्यक्रम हुए हैं, रोजा अफ्तार खूब होते थे। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस उस तरफ जा रही है, मंदिर की तरफ, और जातियों को साधने का काम जो कांग्रेस कभी करा करती थी, वो सोच करके बनाती थी कि 4 मुख्यमंत्री इस वर्ग के हो गए, 2 मुख्यमंत्री उस वर्ग के हो गए, इतने मंत्री इस वर्ग के हो गए, उस लाइन पर अब भाजपा भी चल रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का जो कहीं ना कहीं वोट लेने का जो तरीका है, उसका एक कारण यह है कि राजनीतिक दलों का अभीष्ट अब केवल सत्ता और चुनाव जीतना रह गया। तो पूरी की पूरी ताकत जो लगती है वो केवल चुनाव जीतने के लिए ताकत लगती है, और उस ताकत लगने के लिए ये जो इस समय का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को जाति के आधार पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सर ये जो राजनीति है एमपी की, यूपी में जो कहीं ना कहीं एक समय नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या कुछ यही ट्रैक धीरे धीरे बनता है एमपी में दिख रहा है? निश्चित रूप से यही लगभग यही ये जो अब बात हो रही है कि जातिगत आरक्षण, न केवल जातिगत बल्कि उपजाति के आधार पर भी अब हमको वोट चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। अब 320 तो 230 तो कुल मिलाकर के विधानसभा क्षेत्र हैं, जातियां लगभग 7000 हैं। उपवर्गों को अगर अपन मिला लें, उपवर्गों के संगठन मध्य प्रदेश में लगभग 150 हैं। तो अब किस तरीके से कौन कहां पर एडजस्ट होगा? अगर आप अनुसूचित जाति में देखें तो कितने उपवर्ग हैं, और जनजाति में देखें तो कितने उपवर्ग हैं, कैसे एडजस्ट होंगे? और निश्चित रूप से ये जो आज लोगों को लाभ दिख रहा है कि इनको साध करके इसका रिएक्शन भी हो सकता है, और रिएक्शन भी होने से उसका नुकसान भी हो सकता है। कहीं ना कहीं तीसरे किसी पॉइंट्स पर ये सारे के सारे वोट सेंट्रलाइज हो सकते हैं। सर ये क्या बताती है, रणनीति क्या बताती है कि जो मुकाबला है इस बार का काफी दिलचस्प कड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अब दिख रही हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार का मुकाबला 2023 का मुकाबला, जो मैंने कई बार भी कहा है, पिछले चुनावों के मुकाबले में ज्यादा तीखा होगा, तेज होगा, पैना और धारदार होगा। इसमें न केवल आरोप प्रत्यारोप भी इस तरीके से लगाए जा सकते हैं, इतने हल्की बातचीत हो सकती है, इतने हल्के व्यवहार हो सकता है, कल्पना से परे हो सकता है, एक दूसरे का मान ध्यान नहीं रहेगा, और जातियों के आधार पर ऐसी बात हो सकती है कि ये चुनाव आगे चल करके हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसा वैमनस्य छोड़ के जाने वाला है। सर एक चीज और, एक चूंकि वक्त की कमी, एक अहम सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि जब टिकट वितरण होगा, टिकटों का बंटवारा होगा, तो जिस तरह की चीजें अभी दिख रही हैं, क्या ये भी टिकट वितरण के समय, क्योंकि जब अलग अलग जो जाति के लोग हैं या उपजाति के लोग हैं, जिस तरह से भी बोर्ड बनाए, ठीक है, अभी बोर्ड बना दिए, बोर्ड के प्रमुख बना दिए, अध्यक्ष बना दिए, नहीं लगता कि आपको कि हर वर्ग, हर जाति उस समय दावेदारी करती हुई दिखे कि नहीं, मैं फलाने समाज से, मेरे प्रतिनिधि को टिकट मिलना चाहिए, मैं फलाने समाज से, मुझे मिलना चाहिए? तो ये भी एक चुनाव के वक्त में ये द्वंद्व देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल, ये राजेश जी, ये मिलना तो छोड़ दीजिए, ये शुरू हो गया जी। जो लोग चुनाव के दावेदार हैं वो अपनी समाज से, अपने वर्ग से, अपनी जाति से सर्टिफिकेट बनवा करके बाकायदा देने लगे हैं पार्टियों के यहाँ, क्योंकि अभी पैनल बन रहे हैं, दोनों पार्टियों में पैनल बनने लगे हैं। अभी आकलन कर रहे हैं कि किस सीट पर 10 नाम 15 नाम चयन कर रहे हैं। तो उसमें वरिष्ठ नेताओं को ये प्रमाण पत्र जो अपना बायोडाटा दे रहे हैं, उसमें अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जाति के आधार पर क्या उन्होंने काम किए हैं और सामाजिक काम क्या किए हैं, जाति में काम क्या किए हैं, उन प्रमाण पत्रों के साथ अप्लाई कर रहे हैं। आप दोनों प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए, दोनों राजनीतिक दलों में ये स्थिति है। चलिए, तीनों मेहमानों का यहाँ पर शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एमपी का जो रण है, एमपी का जो जंग है, वो अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है, और तमाम सारे फैक्टर इस चुनाव में साधे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक फैक्टर कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर है, अलग अलग जाति उपजाति को जिस तरह से साधा जा रहा है, बोर्ड बनाए जा रहे हैं, बोर्ड के प्रमुख बनाए जा रहे हैं। जिनकी सरकार नहीं है वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फलाने समाज की बोर्ड का गठन करेंगे, उसमें प्रमुख बनाए जाएंगे। तमाम सारी चीज़ें हैं, और यही कारण है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एमपी का जो इस बार का दंगल है, एमपी का जो इस बार का चुनाव है, अपने आप में काफ़ी खास है, अहम है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।